Hello friends, welcome back. Myself Akshat Agarwal. I am a CA final student pursuing articleship training in JC Shine Company, Ahmedabad based chartered accountant firm. Actually I am belonging from Rajasthan, Pali district. So during this lockdown break I am working from my hometown. So during Sundays or say whenever I am getting free, so what we are doing is that creating a knowledge based video in the matters related to income tax or tax audit purpose, because in the coming income tax season it is very relevant to know the different perspectives or different scenarios. So this is my second video, and in the first video I am talk about the section for tax audit 44AB and the presumptive sections like 44AD, 44ADA and one section for books of account 44AA. In this video I am going to talk about one most important thing is to correlating the 44AB section with 44AD and meaning of speculative and non-speculative business, the taxation part of that, and the meaning of shares and securities, or the taxation part of shares and securities. So before starting the video, it's a request to you, all of you, please open section 44AB and 44AD through Income Tax Bureau Act or any other book you may prefer. So before starting this content, I am firstly revising what 44AD talks about. Friends, 44AD क्या था कि if the assessee is an individual HUF partnership firm other than company other than LLP, अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और अगर वो अपना टैक्सेबल इनकम मोर देन 8% और 6% शो करते हैं तो वो टैक्स ऑडिट नहीं करवाएंगे तो चलेगा। पर अगर उन्होंने टैक्सेबल इनकम 8% या 6% नहीं शो किया तो उनको कंपल्सरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये था 44AD जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स, मैं 44AB 44AD के साथ में कोरिलेट करने के पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, मेरा एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल क्या है कि आई एम एन इंडिविजुअल एंड मेरा टर्नओवर से 90 लाख लेस देन 1 करोड़। 90 लाख का 8% क्या होता है फ्रेंड्स? 7,20,000। मैंने मेरा इनकम शो किया है से 6,50,000। शो नहीं, एक्चुअली में इतना है, तो इट इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, लेस देन 8%, एंड टर्नओवर 90 लाख का टर्नओवर है, एंड इट्स माय फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, एंड फ्रेंड्स मेरा एक क्लोथिंग का बिजनेस। तो फ्रेंड्स, एज ए क्लाइंट मैं आपके पास आता हूँ एंड मैंने पूछा कि क्या मुझे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या आंसर होगा? होपफुली आपका आंसर यस होगा कि यस, उन्होंने 8% शो नहीं किया, उसको टैक्स ऑडिट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूंगा कि आप जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे तो आपको वहाँ पर 44AB सबसेक्शन तो कोट करना ही पड़ेगा कि कौन से 44AB के कौन से सबसेक्शन में आपको ये टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हुआ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ही मैं 44AB को रेफर कर रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये कहाँ पर रिलेट हो रहा है। आपका आंसर होगा कि 44AB के सबसेक्शन ई में कवर होगा ये, बट मैं रेफर करवाऊँगा 44AB के अंदर कि ये कहाँ पर रिलेट होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इधर इनकम टैक्स बुरेओ एक्ट में आप 44AB को ओपन कर सकते हैं और इधर थ्रू एनी अदर बुक यू मे रेफर। सो मैं 44AB रेफर कर रहा हूँ कि 44AB में क्या लिखा है। फ्रेंड्स, मैं 44AB का सबसेक्शन ए पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर लिखा है कि असेसी का अगर बिजनेस है और वो उसका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, पर अपने एग्जाम्पल में टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ था तो यहाँ पर नहीं आएगा। 44AB का सबसेक्शन बी प्रोफेशनल्स के लिए है कि अगर उनका टर्नओवर मोर देन 50 लाख से तो वो उनको कंपल्सरी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा और वो 44AB के सबसेक्शन बी में कवर होंगे। फ्रेंड्स, 44AB सबसेक्शन सी प्रिजम्पटिव के लिए, कौन से प्रिजम्पटिव के लिए? जो 44AE, 44BB और 44BBB में कवर होते हैं कि वहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम प्रिस्क्राइब करिए मिनिमम, अगर वो उतनी शो नहीं करते तो उनको यहाँ पर आके ऑडिट करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 44AB सबसेक्शन डी में क्या लिखा है? वो 44ADA वालों के लिए, 44ADA प्रोफेशनल का प्रिजम्पटिव सेक्शन है।
कि प्रोफेशनल का टर्नओवर मोर देन 50 लाख है तो कंपल्सरी टैक्स करवाना पड़ेगा, पर से उनका टर्नओवर लेस देन 50 लाख है और अगर वो अपना टैक्सेबल इनकम मोर देन 50% शो करते हैं तो टैक्स नहीं करवाएंगे तो चलेगा एज पर सेक्शन 44ADA। पर अगर उन्होंने उतना टैक्सेबल इनकम शो नहीं किया तो उनको 44AB के सबसेक्शन डी के अंदर आके ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स 44AB का सबसेक्शन ई जो कि इंपॉर्टेंट वन है वो क्या बोल रहा है, मैं एक्ट से रीड कर रहा हूं। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस शेल इफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44AD आर एप्लीकेबल in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year shall get his books of account audited and to maintain the books of account। friends 44AB का सबसेक्शन ई क्या बोल रहा है, यहाँ पर दो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करिए, दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट 44AD का सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होना चाहिए एंड सेकंड इज दैट माय टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब फ्रेंड्स 44AD का सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, आप 44AD में जाइए, वहां पर प्रिस्क्राइब करवाओगे कि 44AD का एक्चुअली बोल क्या रहा है सबसेक्शन 4। फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट 2016 में एक चेंजेस आया कि अगर आप 44AD को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको इसको कंटिन्यूसली 5 ईयर्स तक ऑप्ट करना पड़ेगा, पर अगर आप उन 5 ईयर्स में 44AD से अनऑप्ट करते हो मीन्स में 8% इनकम नहीं दिखाता, मैंने क्या किया, एक साल में 44AD ऑप्ट किया, दूसरे साल में 44AD से बाहर निकल गया, तो फ्रेंड्स प्रोविजन क्या लाया कि अगर आपने 44AD को ऑप्ट किया है तो आपको कंटिन्यूसली 5 ईयर्स तक ऑप्ट करना पड़ेगा, सॉरी, पर ड्यूरिंग दोस 5 ईयर्स अगर आप उससे बाहर निकलते हो तो आप जिस साल बाहर निकले उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप 44AD के एलिजिबल नहीं। तो फ्रेंड्स ये लिखा है 44AD के सबसेक्शन 4 में कि आप जिस साल अगर 44AD का जो लिमिट है 8% और 6% वो ऑप्ट नहीं करते हो, मीन्स उतना तो टैक्सेबल इनकम शो नहीं करते हो ड्यूरिंग दोस 5 ईयर्स, तो आपने जिस साल में वो इनकम शो नहीं किया उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप 44AD के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये बोल रहा है 44AD का सबसेक्शन 4। अब फ्रेंड्स 44AD का सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि अगर आपको 44AD का सबसेक्शन 4 ट्रिगर्ड हो गया एंड आपका टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, आई एम रिपीटिंग टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो यस आपको 44AB के सबसेक्शन ई के अंदर आकर ऑडिट करवाना पड़ेगा, जो कि 44AB के ई में भी लिखा है कि आपको 44AD का सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होना चाहिए एंड सेकंड थिंग इज योर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो ही आपको 44AB का सबसेक्शन ई ट्रिगर होगा। फ्रेंड्स मेरे एग्जाम्पल में मेरा फर्स्ट ईयर बिजनेस था तो ऑब्वियसली उसने आज तक 44AD को ऑप्ट नहीं किया होगा और ऑप्ट ही नहीं किया तो उससे बाहर निकलने का तो बनता ही नहीं है, तो उसको 44AD का सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो से उसको 44AB का सबसेक्शन ई भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, उसको ऑडिट का एप्लीकेबल नहीं हुआ। फ्रेंड्स ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया। फ्रेंड्स एक्चुअली फाइनेंस एक्ट 2016 में चेंजेस किया और चेंजेस सब्सटीट्यूट किया, एडिशन नहीं किया। फ्रेंड्स पहले क्या था, बिफोर फाइनेंस एक्ट 2016 उन्होंने 44AB के अंदर लिख दिया था कि अगर असेसी जो 44AD के सबसेक्शन 1 की लिमिट है मींस 8% 6% अगर वो शो नहीं करता है तो उसको 44AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा, पर उन्होंने चेंजेस क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया सबसेक्शन 1 को सबसेक्शन 4 के साथ में, सब्सटीट्यूट नॉट एडिशन। तो उससे क्या हुआ कि 44AB में उन्होंने ये लिख दिया कि आपको 44AD का सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली इससे टैक्स एवेशन हो सकता है, टैक्स प्लानिंग हो सकता है, बट यस इट इज द इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअली रीड करने से ही एवेशन होता है, प्लानिंग होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप अपना इंटरप्रिटेशन इस कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि मेरे एग्जाम्पल में आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा तो कौन से सेक्शन में होगा, एंड क्या जो मैंने इंटरप्रेट किया है वो लॉजिकल है और देयर इज एनी एरर, because yes of course this video might contain any error, so you cannot read it as an expert opinion, it's my interpretation only. Okay, so this is an important part of this video and moving towards the meaning of speculation, non speculation, tax share securities. फ्रेंड्स आप भी शेयर्स में डील करते होंगे, सिक्योरिटीज में डील करते होंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर आप सीए कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप करते होंगे। तो फ्रेंड्स शेयर सिक्योरिटी से 2 टाइप्स की इनकम हो सकती है, इधर बिजनेस इनकम और से कैपिटल गेन।
अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को होल्ड क्या पर्पस के लिए कर रखा है वो मैटर करता है। इफ यू आर होल्डिंग इट्स फॉर एन डिविडेंड इनकम से इन्वेस्टमेंट पर्पज, तो उससे जो इनकम होगी वो ऑब्वियसली कैपिटल गेन में टैक्स होगा। पर से मैंने उसको होल्ड कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, तो बिजनेस इनकम होगा। फ्रेंड्स, आपका नेचर देखा जाता है बिजनेस का कि आपका नेचर क्या है। आप रेगुलर डील करते हो, ह्यूज वॉल्यूम में डील करते हो, आपका मेन कोर ऑफ बिजनेस ही डीलिंग है शेयर सिक्योरिटीज पे, तो यस आप उसकी इनकम आप बिजनेस इनकम में ट्रीट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, बिजनेस इनकम के अंदर भी इन्होंने डिफरेंट कैटेगराइज किया है कि स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव, जबकि दोनों टैक्स एक ही रेट से होते हैं। तो फ्रेंड, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में क्या आएगा, नॉन स्पेकुलेटिव में क्या आएगा। ये ठीक है कि आप इधर बिजनेस इनकम और इधर कैपिटल गेन में टैक्स लगाओगे, पर स्पेकुलेटिव में क्या आएगा, नॉन स्पेकुलेटिव में क्या आएगा, वो मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा इंट्राडे क्या होता है, इंटरडे क्या होता है। इंट्राडे मींस मैंने एक ही दिन में शेयर परचेज किया, एक ही दिन में सोल्ड कर दिया, या ऑप्शन परचेज किया, ऑप्शन सोल्ड कर दिया, दूसरे दिन तक वेट नहीं किया, मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर नहीं आया, उससे पहले मैंने सोल्ड कर दिया। एक ही दिन में ट्रांजेक्शन किए, मीन्स 9:30 बजे परचेज किया, 12 बजे स्क्वायर ऑफ कर दिया, 2 बजे स्क्वायर ऑफ कर दिया मेरा पोजीशन, तो वो इंट्राडे। तो फ्रेंड, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर क्या लिखा है, इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, स्टॉक, करेंसी एंड कमोडिटी, देन इट इज एन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। एंड फ्रेंड्स, नॉन स्पेकुलेटिव में क्या लिखा है, इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव से फ्यूचर ऑप्शन, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव। फ्यूचर ऑप्शन के इंट्राडे हो या इंटरडे हो, वो हमेशा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ही होगा, बिजनेस इनकम ही होगा, वो कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा ही नहीं फ्यूचर ऑप्शन का। अब बात आती है इंट्राडे की, इंट्राडे को आप स्पेकुलेटिव बोलोगे। अब फ्रेंड्स, इंटरडे की बात आती है, मैंने रिलायंस का शेयर आज परचेज किया, से 1 साल तक होल्ड किया, तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम तक होल्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ही होल्ड कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा। पर से मैंने 4 दिन होल्ड किया और मैंने ह्यूज वॉल्यूम में डील करता हूँ, तो मैं उसको बिजनेस इनकम डील कर सकता हूँ, ट्रीट कर सकता हूँ। और फ्रेंड, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव को सेपरेटली क्यों किया, जब दोनों टैक्स एक ही लगेगा स्लैब रेट से? क्योंकि फ्रेंड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स डिफरेंट। ऑब्वियसली देयर इज वन सेपरेट वीडियो फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बट आई एम रिलेटिंग सम पार्ट ऑफ दिस इन दिस वीडियो कि फ्रेंड्स, स्पेकुलेटिव को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के सामने सेट ऑफ होगा, पर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस किसी भी इनकम के सामने सेट ऑफ होगा अदर देन सैलरी। ये एक एडवांटेज है। फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा, जबकि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड मिलता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव का। तो दिस इज इन स्पेकुलेटिव पार्ट, नॉन स्पेकुलेटिव पार्ट। आई एम डिस्कसिंग द शेयर सिक्योरिटीज टैक्सेशन पार्ट कि उसके अंदर क्या होगा। एंड बिफोर डूइंग दैट, आई एम एक्सप्लेनिंग द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर इन केस ऑफ फ्यूचर ऑप्शन। इफ यू आर डीलिंग इन फ्यूचर इन ऑप्शन, देन फ्रेंड्स, टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर। तो टर्नओवर का क्या क्राइटेरिया है फ्रेंड्स? एक्चुअली 44AB के अंदर उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट फ्रेंड, इसका गाइडेंस नोट है, आपको आईसीए के साइट में मिल जाएगा। 2016 में उन्होंने एक गाइडेंस नोट इशू किया था रिगार्डिंग 44AB। उन्होंने उसके अंदर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 के अंदर मेंशन किया है कि टर्नओवर क्या होगा फ्यूचर ऑप्शन का। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर लिखा है टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस। इट मीन्स, मैंने आज एक शेयर बॉट किया मॉर्निंग में, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ से, और उसको सोल्ड कर दिया, और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 60,000 का, 60,000। एंड एक को मैंने ट्रांजेक्शन किया उसके नेक्स्ट दिन, उसमें मुझे लॉस हुआ 50,000 का। मेरा प्रॉफिट नेट ऑफ कितना हुआ? 10,000। पर फ्रेंड्स, मेरा टर्नओवर कितना होगा? फ्रेंड्स, मेरा टर्नओवर कितना होगा? तो 60,000 प्लस 50,000 से 1,10,000 एब्सोल्यूट टर्म के अंदर को प्लस करेंगे फेवरेबल और अनफेवरेबल को, तो मेरा टर्नओवर का 1,10,000। ये एक बड़ी चीज़ है टर्नओवर कैलकुलेट करने में। और यस, 44AB की एप्लीकेबिलिटी सेम रहेगी, आप टर्नओवर ऐसे कैलकुलेट करोगे इसके रिलेटेड। एंड सेकेंड थिंग, एज कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है एक ये। एंड सेकेंड थिंग, यस, इफ यू आर रिसीविंग एनी प्रीमियम मनी ऑन सेल ऑफ ऑप्शन, देन इट इज इंक्लूडेड इन योर टर्नओवर। तो ये थे टर्नओवर की बात फ्यूचर ऑप्शन की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टैक्सेशन पार्ट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, पहले तो लिस्टेड शेयर क्या होते हैं, अनलिस्टेड शेयर क्या होता है। लिस्टेड शेयर्स वो होते हैं जो NSE BSE पे लिस्टेड होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब फ्रेंड्स, होल्डिंग पीरियड क्या होता है?
क्योंकि ये सब जानना कंपलसरी है बिफोर मैं टैक्सेशन पार्ट में जाऊँगा। होल्डिंग पीरियड फ्रेंड्स लिस्टेड शेयर का होता है कि 12 मंथ्स। अगर आप उसे 12 मंथ से कम होल्ड कर रहे हो और सोल्ड कर देते हो तो वो होगा शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रहे हो तो वो होगा लॉन्ग टर्म। एंड अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ का क्राइटेरिया है, लेस देन 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ्स लॉन्ग टर्म। अब फ्रेंड्स मैं पहले लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की टैक्सेशन की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को मैंने सोल्ड किया, ओके, तो इधर मैंने परचेज भी एसटीडी पेड किया, मैंने सेल भी एसटीडी पेड किया। एसटीडी मीन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि लगता है आप सेल करते हो आप परचेज करते हो तो मैंने दोनों में एसटीडी पेड किया था। तो जो गेन होगा इधर शॉर्ट टर्म इधर लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या टैक्स होगा, जो भी मेरा ग्रॉस कंसिडरेशन है उसके अंदर से मेरा जो ब्रोकरेज एक्सपेंस है वो माइनस करूंगा तो मुझे नेट कंसिडरेशन मिलेगा, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करूंगा, और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा वो टैक्स होगा एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 111A। बट इफ इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो फ्रेंड्स ये पहले एग्जेम्प्ट था अंडर सेक्शन 1038, बट अब इसकी क्या क्राइटेरिया है मैं लिटिल बेटर डिस्कस करूंगा कि ये टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112A। अब फ्रेंड्स मैंने परचेज पे एसटीडी पेड नहीं किया, मैंने सिर्फ सेल पे एसटीडी पेड किया जो शेयर होल्ड किया लिस्टेड शेयर। तो क्या क्राइटेरिया है टैक्स का, तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म में तो सेम रहेगा 15%, पर लॉन्ग टर्म में एसएससी के पास ऑप्शन है कि आपका जो भी नेट कंसिडरेशन है उसमें से आप इंडेक्सेशन लो, इंडेक्सेशन एंड जो भी गेन आया उस पर 20% लगाओ, या तो नेट कंसिडरेशन में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करो और उस पर 10% लगाओ, विच एवर इज लेस। एसएससी के पास ऑप्शन है टैक्स पे करने का, कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो जो लेस आ रहा है एसएससी के लिए। फ्रेंड्स मैंने म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सोल्ड किया जो भी लिस्टेड होते हैं, मैंने उस पर सेल पे एसटीडी पेड किया, परचेस पे कंपल्सरी नहीं होता है, सेल पे एसटीडी पेड किया। तो शॉर्ट टर्म का क्या क्राइटेरिया है, लॉन्ग टर्म का क्या क्राइटेरिया है। शॉर्ट टर्म पे सेम 15% अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म पे पहले एग्जाम था 1038 के अंदर, अब टैक्सेबल है। अब क्या टैक्सेबल है मैं डिस्कस करता हूँ कि 1038 को हटाकर क्या लाया। तो फ्रेंड्स अगर मैंने वो शेयर या सिक्योरिटी को 31 मार्च 2018 तक सोल्ड कर दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18-19 इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, जो जिसको अपन ग्रैंडफादरिंग क्लॉज भी बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, इट्स वन न्यू कंसेप्ट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स तो ये क्या बोलता है, आपको जो नेट कंसिडरेशन में से जो कॉस्ट डिडक्टेबल होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए कैलकुलेशन है, आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है FMV ऑन 31 जनवरी 2018 और आपका जो एक्चुअल सेल प्राइस है, आपका जो एक्चुअल सेल प्राइस है विच एवर इज लेस ये अमाउंट एंड एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। आई एम रिपीटिंग, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और एक्चुअल सेल प्राइस विच एवर इज लेस, और आपका एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, वो आपको कॉस्ट डिडक्शन मिलेगा। जो भी गेन आया वो टैक्स नहीं होगा, उसमें से भी 1 लाख एग्जेम्प्ट है। ओवर एंड अबव 1 लाख आपको 10% टैक्स होगा अंडर सेक्शन 112A। फ्रेंड्स इसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा 80s का, 80D, 80U, 80G, 80TTA कोई भी नहीं मिलेगा, रिबेट भी नहीं मिलेगा 87A का। बट यस फ्रेंड आपको एक एग्जेम्पशन मिलेगा। कौन सा फ्रेंड्स, 54F का। आई एम नॉट डिस्कसिंग अ डिटेल वन ऑफ सेक्शन 54F, बट यस आई एम सेइंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट। 54F फ्रेंड्स क्या था, एग्जेम्पशन का पार्ट है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म असेट बेचते हो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेचते हो और जो भी कंसिडरेशन आता है उसको आप यूज़ करते हो फॉर अक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट या फिर सेकंड रेसिडेंशियल हाउस, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा इन प्रपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ असेट वो आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा इस गेन में से, एंड बैलेंस टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो ये एक इंपॉर्टेंट वन था। अब आप सोच रहे कि डिबेंचर जो लिस्टेड होते हैं उनको सोल्ड करेंगे तो क्या, प्रेफरेंस शेयर को सोल्ड करेंगे जो लिस्टेड होते हैं उनको क्या। मैंने इक्विटी शेयर को सोल्ड किया, सेल पे एसटीडी पेड नहीं किया। मैंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सेल किया, सेल पे एसटीडी पेड नहीं किया, तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो फ्रेंड्स अगर वो शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा, नेट कंसिडरेशन में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट नॉर्मल रेट टैक्स होगा जो भी स्लैब रेट होगा। एंड लॉन्ग टर्म होगा तो एसएससी के पास 2 ऑप्शन है, वो इंडेक्सेशन वाला या फिर एक्चुअल कॉस्ट वाला। इंडेक्सेशन करके 20% और एक्चुअल लेके 10% विच एवर इज लेस का बेनिफिट है एसएससी के पास।
नाउ आई एम डिस्कसिंग अनलिस्टेड शेयर का क्या टैक्सेशन होगा. अनलिस्टेड मीन्स मोर देन 24 months और लेस देन 24 months. इफ इट इज इन शॉर्ट टर्म, इट इज इन लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में सेम नेट कंसिडरेशन में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करके जो भी गेन आएगा वो स्लैब रेट पे टैक्स होगा. एंड इफ इट इज इन लॉन्ग टर्म देन यस, नेट कंसिडरेशन में से इंडेक्सेशन माइनस करके टैक्स होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%. फ्रेंड्स यहाँ पर नेट कंसिडरेशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रॉस कंसिडरेशन जो होगा एज पर सेक्शन 50CA आपका जो सेल प्राइस है या फिर जो FMV है उस दिन का विच एवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा. आप मन से ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि कम पे सेल करते हैं तो यहाँ पे तो उस दिन की FMV देखनी पड़ेगी. विच एवर इज हायर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सेशन पार्ट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन in the scenario of that income tax. And one most important thing is this 44AB correlating with 44AD. So hopefully you are enjoying this video, and please mention your interpretation in the comment box, and be safe, be secure in this lockdown break. Take care of yourself and your family. Thank you very much for listening this video. Thank you very much.